चलो करें स्टार्ट। चैप्टर कौन सा चल रहा था जल्दी बताओ? अकाउंटिंग रेशो चल रहा था, है ना? तो अभी तक एक बार जो जो बातें करी फटाफट से डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब देखना, अकाउंटिंग रेशो में सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि सबसे पहले आया कौन? सोल प्रोप्राइटर, जिसमें हमने क्या सीखा जल्दी बताओ? मैंने कहा ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना सीखा, साथ में क्या सीखा? बैलेंस शीट बनाना सीखा, और वो यही बनाता था। उसके बाद कौन आया? पार्टनरशिप वाला आया। पार्टनरशिप वाले में क्या क्या डिस्कशन हुआ भाई? साथ में एक अकाउंट और ऐड हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? बाकी सारी चीजें शाश्वत है। अब उसके बाद अब आई कौन सी? कंपनीज। कंपनीज के ऊपर क्या लगता है? कंपनीज एक्ट लगता है, और कंपनीज एक्ट लग जाने की वजह से इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिफरेंट हो गई। क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट लग जाने की वजह से इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट हो गई मतलब? और मैंने कहा डिफरेंट हो जाने का कारण ऐसा कुछ नहीं कि लॉजिक चेंज हो गए, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। कंपनीज एक्ट ने एक फॉर्मेट उठा के दे दिया, कहता भाई साहब इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। हमने कहा ठीक है भाई, कोई नहीं, हम फॉलो कर लेंगे। अब अगर हम उसकी बात करें तो वो फॉर्मेट्स कहाँ पे दे रखे हैं? शेड्यूल नंबर 3 में। सर ये शेड्यूल क्या होते थे? शेड्यूल होते थे यहाँ पे कुछ कंपनीज एक्ट की कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स आते हैं, रूल्स के अंदर कुछ शेड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कोई फॉर्मेट्स, कोई फॉर्म्स, वो सारी चीजें वहां पर पड़ी होती हैं। अब मैंने कहा शेड्यूल के अंदर पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर क्या दी होती है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और पार्ट बी के अंदर दिया होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट। फटाफट से एक बारी मस्त तरीके से रिवाइज करते हैं इसको, ठीक है? मैंने कहा बैलेंस शीट के अंदर पहली चीज, अब वो वाली इतिहास खत्म हो गया जब हम वो वाली कौन सी टी शेप्ड बैलेंस शीट बनाया करते थे, वो खत्म। अब कौन है? मैंने कहा वर्टिकल कॉलम बैलेंस शीट। पहले कौन आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर क्या क्या आता है? 3 चीजें, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है जल्दी बोलो? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर थोड़ी एक्सटेंडेड बात करूं तो शेयर कैपिटल के अंदर कौन से शेयर्स आएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आएंगी। और रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा? रिजर्व्स बोले तो सारे रिजर्व्स जो हम वहां पढ़ते हुए हैं, कौन से पार्टनरशिप में पढ़े थे। और साथ में अगर मैं बोलूं सरप्लस, सरप्लस का मतलब वो याद है पीएनएल का क्रेडिट डेबिट बैलेंस हुआ करता था, वही है ये, और कुछ नहीं है। अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस हो गया, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो मतलब नेगेटिव बैलेंस हो गया। यहीं आगे प्लस करते हैं, यहीं आगे माइनस करते हैं, अलग अलग नहीं पोस्ट करते कहीं पर भी। क्लियर? कोई नहीं, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज हमारी सारी कहानी उसी के ऊपर डिस्कशन होनी है, ठीक है? आ जाओ। इसके बाद मैंने बोला नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 3 चीजें, बोलो जल्दी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी के बाद कौन आया? कौन बोला? शॉर्ट टर्म। मेरे दिल में वही था, क्योंकि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा करंट लायबिलिटी। कौन आया जल्दी बोलो? करंट लायबिलिटी आया। और मैंने कहा करंट लायबिलिटी को बस कुछ नहीं भाई साहब, रिवर्सल मार दो। किसका रिवर्सल मार दो जल्दी बोलो? नॉन करंट लायबिलिटी का उल्टा रिवर्सल मार दो। और नॉन करंट लायबिलिटी का उल्टा रिवर्सल बोले तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर। और साथ में एक बंदा और जुड़ जाएगा, कौन है भाई? ट्रेड पेबल। देख लो भाई, ऐसे ही फॉर्मेट में, बस ऐसी सीक्वेंस में अपने माइंड में ये बैलेंस शीट बिठा लो, काम डन हो जाएगा। उसके बाद बस क्या बना दो? टोटल बना दो। उसके बाद बात आई थी हमारी एसेट की। अब एसेट बोले तो 2 तरीके के एसेट, बोलो जल्दी कौन से? नॉन करंट और करंट। अब नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है याद है? पहले तो मैंने वो फ्लो समझाया था, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कंप्लीटेड और अंडर डेवलपमेंट। अब टेंजिबल कंप्लीटेड वाले को क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और टेंजिबल अंडर डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। के भूल रखे हो निकम्मो, याद नहीं है ना? चलो, इसके बाद फिर मैंने बोला इंटेंजिबल को तो इंटेंजिबल ही बोलेंगे, और साथ में इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। 4 पॉइंट तो ऐसे याद होगा। मैंने बोला 3 पॉइंट अलग से याद करने पड़ते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लो जी, क्लियर होगी बात? पूरा का पूरा नॉन करंट एसेट का हेड याद हो गया क्या? सर इनको ढंग से याद कर लेना, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि अच्छा अब मैंने, सर ने बोला था नॉन करंट एसेट के अंदर ये आता है, तो तुम्हें भी वो सारी चीजें रिकॉल करके वहां पे ढूंढनी पड़ेंगी कि अच्छा ये उठानी है या नहीं उठानी। क्लियर? तो ये ऐसे ही रट्टा नहीं लगाना, कोई लिखने के लिए नहीं पूछेगा। वो जमाना गया कि रट्टा मार के और लिख के आ जाया करते थे। रट्टा सिर्फ इसलिए मारना है कि एप्लीकेशन लगा सके। क्लियर? चलो, फिर उसके बाद अगली बात आती है करंट एसेट के ऊपर। करंट एसेट में कितनी चीज से? 5, और हमने इसके लिए तो ट्रिक बना ली थी, कौन सी? टी कॉइल। और ये टी कॉइल का मतलब क्या था? टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, फिर सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स, इसके बाद आई फॉर इन्वेंट्री, और एल फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लो जी, काम ही खत्म। ये टी कॉइल पे भी काम डन हो गया हमारा। याद ही होगी थोड़ी तो, है ना? बहुत बढ़िया। चलो, तो इसी के साथ हम लोगों ने फिर याद है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का भी फ्लो समझा था।
स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमने रट्टा नहीं लगाया था, इसका फ्लो था, और फ्लो क्या था, रेवेन्यू, खर्चा, फिर उन दोनों को माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स लगाओ किसके ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, और फिर उसमें से माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, कहानी खत्म। ऐसे ही ये इसका फ्लो चलता है। मैंने कहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर अदर इनकम आएंगी, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और उसके बाद मैंने लिखा था एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के अंदर मैंने बोला था कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेंस याद कर लेना। पहला क्या था, चेंज इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और अदर, बात खत्म। इसके बाद मैंने कहा फिर उसका टोटल मार देना, फिर तो वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फ्लो, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स किस पे लगाया आपने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर ही लगा दिया, और उसके बाद टैक्स माइनस कर दे तो क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद फिर हमारी शुरुआत हुई थी अकाउंटिंग रेशोज के बारे में, और मैं अब रिवीजन इसकी दूं या ना दूं, सिर्फ मैं एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं। लिक्विडिटी रेशो के अंदर पहला रेशो कौन सा था, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, CA/CL। ठीक है, और करंट एसेट क्या रटवा दिए क्या सारे, हाँ सर एक बारी फटाफट से बोल दो। करंट एसेट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक थी, टी कॉइल थी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, अदर करंट एसेट्स, आई फॉर इन्वेंट्री, और अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नहीं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है, चलो। और करंट लायबिलिटी के लिए तो क्या था, वो तीन चीजें और एक और चीज एक्स्ट्रा, तीन चीजें कौन सी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर, और उसके बाद ट्रेड पेबल। ये लो जी, सही है। इसके बाद मैंने कहा ट्रेड पेबल के लिए मैंने कुछ खास बात आपको बोली थी, याद करके चलना। क्या, ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती है, कौन सी, पेबल्स है ना तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल चला के चलेंगे, इसके बाद रिसीवेबल है ना तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आपका कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, और करंट इन्वेस्टमेंट आती है। ये लो जी, फिनिश। अब चलते हैं आगे आज की कहानी। सर मैंने कहा क्विक रेशो की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज क्विक रेशो। क्विक रेशो का मतलब होता है, पहली बात तो अभी सर करंट रेशो पढ़ा था, चलो पहले क्विक रेशो का फॉर्मूला देखते हैं। क्विक रेशो का एक और नाम होता है लिक्विड रेशो, और क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। वो क्या था, CA/CL थे, और ये QA/CL है। चलो जी, तो मतलब CL तो शाश्वत है, सेम है, बट चेंज कौन हुआ है, क्विक एसेट और करंट एसेट में चेंज आया बेसिकली। अब सर इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसको समझते हैं। याद है मैंने कुछ डिस्कशन करा था, क्या डिस्कशन करा था मुझे बताओ एक बार जरा। सर क्विक एसेट का मतलब होता है और क्विक, और क्विक का मतलब ये पक्का किस में कन्वर्टेबल है, कैश के अंदर। ठीक है, चलो तो मैंने कहा किसके अंदर कन्वर्टेबल है, कैश के अंदर कन्वर्टेबल है। सर ऐसी कौन सी चीजें जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उनको हटा दो करंट एसेट के अंदर से। मैंने कहा इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती इनिशियली, क्या पता कब होगी, कभी कोई ग्राहक आएगा तो खरीदेगा, तो शॉर्ट परफेक्शन तो नहीं है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है। ओके, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो भाई पैसे जा चुके अपनी जेब से, ये तो बस अगली बार राइट ऑफ हो जाएंगे, बट खर्चा तो चला ही गया अपनी जेब से, वापसी नहीं आने वाला। जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस वालों को पैसे दे दिए, बस अगले साल आप सेट ऑफ मारोगे, बट मिले नहीं है पैसे, आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो दैट इज, इसको भी हटाओ, ये कैश वाला कन्वर्जन ही नहीं है इसका। और तीसरा एडवांस टैक्स, और यहाँ मैंने बोला था गवर्नमेंट के पास गया वो पैसा वापस नहीं आता। ये लो जी, इसी से याद हो गया कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड क्विक एसेट। अगर क्विक एसेट निकालने हैं, रिपीट बोलोगे मेरे साथ, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस एडवांस टैक्स। कोई डाउट यहाँ तक? चलो इसके आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पर, और वो फॉर्मूला का नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है भाई, डे टू डे बिजनेस में यूज आने वाली कैपिटल। अब एक बात सोच के चलो, मेरा ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो मुझे ऑब्वियसली डे टू डे कभी कोई खर्चा आता होगा, जैसे आज ये पानी की बोतल मंगा ली, ये पानी यहाँ कुछ ये आना है, कोई खर्चा हो गया, चाय मंगा ली, कभी कोई टूट फूट हो जाती है, तो क्या डू यू थिंक मैं इसके लिए कोई पैसे साइड में नहीं रखता हूँ? ऑब्वियसली मैं कम से कम 10-15 हज़ार रुपये इसी के लिए रख के रखता हूँ कि भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आए, कुछ हैपनिंग हो, इसमें से निकलता रहे। दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे भी वही है, बट ज़रूरी नहीं है वो कैश की फॉर्म में रखा हो। मैं सोच के चलूँगा अभी इंस्टेंटली यार 2-3 बच्चों की फीस आनी है, चल उसको मैं इसी के लिए एलोकेट करके रखता हूँ। डेटर्स, कुछ पेबल्स हैं उसको हटा के चलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? कुछ नहीं भाई, CA माइनस CL कर दो। यानी कि आज जो पैसा रिसीवेबल है 12 महीने के अंदर अंदर, और उसमें से जो 12 महीने के अंदर अंदर पैसा जाना है, दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या करंट एसेट मेरे मान के चलो 20,000 के हैं, और मेरी करंट लायबिलिटी 12,000 की, तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी पड़ेगी मुझे? 8,000 की। सिंपल, कोई डाउट यहाँ तक? दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल रेशो। डन है क्या? चलो आगे बढ़ जाए। 3 फॉर्मूले हो गए अभी तक, कौन से? पहले करंट रेशो,
करंट रेशो, लिक्विडिटी के अंदर आते हैं ना करंट रेशो, लिक्विड रेशो और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्विक एसेट कैसे निकलेंगे? हाँ कैश से, वही तो फॉर्मूला, करंट एसेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? कौन से? नहीं नहीं नहीं, करंट एसेट में से हमें 3 चीजें माइनस करनी थी, जल्दी बोलो फटाफट। इन्वेंट्रीज, क्या बात है, पढ़ रहा बाहर भी होता जा रहा है, क्या करूं? है पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है क्या तुम लोगों ने? हैं निकम्मे कहीं के, पढ़ लिया तो मैं जाऊं? पढ़ लेना, बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मैं जाऊँ? मेरे को ईगो का टेंशन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो फिर 8 बजे 8:30 क्या 8:30? मेरे को, मैं आपको भेज दूंगी, मेरे को वो शॉर्ट टर्म निकाल के दे देना बस, है? पक्का दे दोगे ना, कभी कॉल ही ना उठाओ। दे दो एंड में खराब हो जाएगा, ठीक है? चलो अब सुनना मेरी बात सर, एक काम करते हैं, मैंने कहा एक ना बड़ा स्पेशल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आता है और वो हम क्वेश्चन करना सीखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। किसके अंदर? इसी रेशो के अंदर। प्लीज़ सब लोग फोकस करके करेंगे। मैंने कहा ये रहा क्वेश्चन आपके आगे, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है आपको? करंट रेशो गिवन है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर गिवन है, करंट रेशो गिवन है, साथ में क्विक रेशो भी गिवन है। फिर करना क्या है सर? निकाल तो रखा है, फिर क्या करें? मैंने कहा लेकिन आपसे पूछा गया है, अच्छा आपको करंट लायबिलिटी भी दे रखी है वैल्यू, कहता है फाइंड आउट करंट एसेट एंड इन्वेंट्रीज, यू हैव टू फाइंड आउट करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। क्या एक बार आप लोग ट्राई करना चाहोगे इसको खुद से? क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जस्ट स्टार्ट करो, किसी भी एक फॉर्मूला को पुट कर दो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? CA/CL, और ऐसे लिखो पहले करंट रेशो इज इक्वल टू 2:1, तो 2/1 लिख देना उसको, और यहाँ पे करंट रेशो की जगह फिर CA/CL रिप्लेस कर देना। फिर जिसकी भी वैल्यू आपको गिवन हो, जैसे कि करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है वहां लिख देना, तो CA की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ फिर CA आ जाएगा, फिर CA आ जाएगा, उसके बाद आप फिर दूसरा फॉर्मूला, यस सर, क्विक रेशो का फॉर्मूला है 1:1। अब यहां से आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे, अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से 2 लाख आएंगे, और उसके बाद क्विक एसेट्स में से करंट एसेट को माइनस कर देना, तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकल जाएगी। सही बोला मैंने? 2 लाख है। किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? आ गया? सेम है वो बिल्कुल। ये लो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। ये लो सर, मैंने कहा करंट रेशो इज इक्वल टू CA/CL। देखना यहाँ पे मैंने कहा करंट रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/1 CA/CL। आपको CL गिवन है कितने का? 2 लाख रुपीज़ का, ऊपर दे रखा है मैंने करंट लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर। तो आपने इसको पुट करा तो यहाँ पे 2 लाख आ गया, और करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लाख रुपीज़ बाय सॉल्विंग दिस। कोई डाउट यहाँ तक? ओके इसके बाद मैंने कहा क्विक रेशो की वैल्यू भी आपको, अब क्विक रेशो दे रखा है तो QA/CL होता है, फिर CL की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैंने कहा QA कितने आ गए? 2 लाख रुपीज़। उसके बाद मैंने कहा QA, अब क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। सर वो 2 चीजें कहाँ गई? मैंने कहा जो चीज यहाँ पूछी हो ना, बस वही चीज ध्यान में लेके चलना है। यहाँ से इसने मांगी है करंट एसेट और इन्वेंट्री, तो आप ऐसा मान लोगे कि क्विक एसेट के फॉर्मूले में सिर्फ इन्वेंट्री लाई करता है, क्योंकि अब उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। या ऐसे मान लेना कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्सेस 0 है, ठीक है। तो यही बचेगा, तो इससे इन्वेंट्रीज आप माइनस करके निकाल लोगे, और आपके पास क्या आ जाएगा? 2 लाख रुपीज़ ही आ गया। दोनों 2 लाख निकलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ जाए? चलो ये तो आपने फिर खुद ही करा, तो मेरे ख्याल से ये वाला आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये हो गया, अभी रुकेंगे नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह परफॉर्म करेंगे, साथ के साथ करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक बुक दे दो मेरे को फटाफट से, मैं यहीं पे क्वेश्चन डालता जाता हूँ, ठीक है। तू अपनी दे। अच्छा तेरी तो अब नहीं है, तेरी क्या? अतिथि देवो तो 1 की 2 करके मानेगा क्या घर पे? हैं 1 की 2 हो जाएंगी वो? अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो अभी करना है पहले, ठीक है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट करता है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप आज पीछे रह जाएं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमें और निपटाना है वो वाला। अब प्लीज़ ध्यान से सुनना वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तो मैंने कहा प्लीज़, अब हमारे दूसरे टाइप के रेशो स्टार्ट हो गए। मैं दोनों टाइप के रेशो के क्वेश्चन साथ में करवाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार इसको निपटाते हैं।
प्लीज फोकस। दूसरे टाइप का रेशो कौन सा है? सॉल्वेंसी रेशो। कौन सा है? अब सर सॉल्वेंसी रेशो पे ना मैं सीधा फॉर्मूले पे नहीं आने वाला। पहले मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट लाए बुक में भी करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट थोड़ा हम इसको ब्रशअप करके अपने तरीके से इसको मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है क्या, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, आ जाओ यहाँ पर। कौन सी वाली? पुरानी वाली, ऐतिहासिक। चलो हेलो, संदीप भाई बोलो। मैं नहीं देखने वाला, प्लीज़ आप देख लो, ठीक है। अभी मैं बिजी हूँ क्लास में एक्चुअली ना। हाँ प्लीज़ चलो प्लीज़ ध्यान से सुनना। सर बैलेंस शीट आपको याद है हम लोगों ने करी थी, टी शर्ट बैलेंस शीट करी थी, ठीक है। इसके अंदर बस हेड नए वाले कर देते हैं रिप्लेस। नए वाले हेड कौन से? अब जो न्यू हेड है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, बस लिख लेते हैं यहाँ पर। इससे क्या है, समझाने के लिए इसको याद नहीं करना है, इससे कुछ समझना है। अब इस चैप्टर में बच्चों को ये आधी कन्फ्यूजन होती है, ये समझना है, ये रटना है। रटना क्या है और समझना क्या है, ये समझने वाला पार्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखा है ना ऊपर? नहीं लिखा, लिख देता हूँ। चलो कॉन्सेप्ट का मतलब समझना है, इसको डिटेल में समझना है भाई साहब। जहाँ रटना होगा ना वो चीज़ रटवाने पे फोकस मैं अपने आप लगा लूँगा, ठीक है। चलो अब समझना, हमने रट रखा है पहले से ही, हमें पता है कि क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। पहला हेड होता है SHF। SHF लिख सकता हूँ क्या भाई लोग? शेयर होल्डर फंड, ठीक है। दूसरा हेड कौन सा होता है यहाँ पर? NCL। और तीसरा होता है CL। अरे 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 भाई साहब कहाँ पहुँच गए, ये क्या हो गया इनको? चलो CL डन है, यहाँ तक 3 चीजें ये आ गई, और 2 चीजें इधर होती हैं एसेट साइड। जल्दी बोल दो फटाफट। NCA और CA। चलो जी, यहां तक कोई डाउट, परेशानी, समस्या? आसान हो गया काम। और एक खास बात बैलेंस शीट की जो हमें पता है, जो इस चैप्टर को टेक्निकल भी बना देती है, क्या कि हमें पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, TL और TA। और कहीं ना कहीं हमें यह पता है, वी नो कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल लायबिलिटी होता है। सब लोग फोकस के साथ समझना, इसमें बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। यहां से अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको जो इतने सारे भरमार वाले फॉर्मूले हैं ना, वो आधे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा SHF, NCL, CL ये होती है लायबिलिटी साइड, और मैंने बोला NC और CA होती है आपकी एसेट साइड। और एक खास बात जो हमें पता है, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल लायबिलिटी। तो अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे सब लोग। मैंने कहा अगर मुझे 2 वैल्यू गिवन हो, कौन सी? ये 2 वैल्यू मान लो ये गिवन है, NCL और CL गिवन है, तो मुझे क्या निकालना? अगर SHF निकालना हो तो क्या मैं निकाल सकता हूं? और अगर मेरे को बहुत ही बढ़िया, अगर मेरे को TA या TL दे रखा है, चाहे टोटल एसेट दे रखा हो चाहे TL दे रखा हो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुई बात? ये समझ में ही नहीं आई? क्योंकि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का मतलब तो क्या होता है भाई लोग, जल्दी बोलो। दोनों सेम है, तो इररिप्लेसिबली यूज हो सकती है। तो मैं अगर आपसे बोलूं, मैं आपको एक एक करके सबका डायरेक्ट फॉर्मूला और इनडायरेक्ट फॉर्मूला समझाने वाला हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्या है, उसके कंपोनेंट्स का टोटल मार लो, वो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। और इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया कि अदर वैल्यूज दे रखी होंगी, उनका टोटल मार के उनको निकालो और फिर इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। देखते हैं कैसे है, देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला डायरेक्ट फॉर्मूला सीखते हैं शेयर होल्डर फंड का। किसका? शेयर होल्डर फंड का। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है?
यहाँ पे हम लिखते हुए चलेंगे कि डायरेक्ट है। साथ में लिख लो भाई मेरे साथ, इसको बना भी लो और इसको लिख भी लो। लिखोगे लिखते लिखते, मेरा लिखवाने का पर्पज सिर्फ ये है आपको याद होंगी ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे इस चैप्टर में कहीं ना कहीं देखो मैटर करती हैं, याद होने चीज़ें मैटर करेंगी, तभी आपका आंसर अच्छा निकलेगा, फटाफट निकलेगा, वरना बेड़ा गर्क होगा, ठीक है। चलो, तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला। भाई शेयर होल्डर फंड को याद करवाया ना हेड मैंने, क्या क्या आता है उसके अंदर, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहली चीज तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता वही है भाई, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करना है, और क्या करना है। तो मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्या हो गया, SHF इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल के अंदर अगर मान लो कभी शेयर कैपिटल ना दे रखा और उसके अलावा कुछ विभिन्न प्रकार की शेयर कैपिटल लिख रखी जो कि 2 ही होती है सिर्फ, आओ सर उसको भी टोटल मार लेते हैं। अगर वो ना दे रखा हो तो आप इसको टोटल मार लेना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि 2 ही तरीके की कैपिटल होती है, प्रेफरेंशियल कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। चलो जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। इसके साथ अब मैंने कहा एक हेड तो टोटल हो गया, शेयर कैपिटल खत्म। दूसरे हेड की बात करते हैं, मैंने कहा कौन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा मित्रों, जल्दी बोलो। मैंने कहा रिजर्व्स, अभी मैंने याद कराया था, याद है आपको कि मैंने कहा दुनिया के सारे रिजर्व्स यहीं पे होंगे, जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व दोनों के दोनों यहीं दिखने वाले। तो मैंने कहा रिजर्व बोले तो ऑल रिजर्व्स इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व, और साथ में आप ऐड करोगे। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा है ना, तो ऐड क्या करना है, सरप्लस। और सरप्लस बोले तो क्या होता है आपका P&L का बैलेंस। सर ये P&L का बैलेंस में बड़ी कंफ्यूजन है, इसके बारे में हम एक दिन बड़ी डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों को ना आधे तक यही नहीं समझ में आता कि P&L बैलेंस होता क्या है। तो इस पर एक सेपरेट सेक्शन रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और अच्छी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बट खैर अभी P&L का बैलेंस है, मतलब एक अगर शॉर्ट में बताना ट्राई करूं, वैसे एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा, आज शॉर्ट में बताता हूं। P&L के बैलेंस का मतलब होता है जो कंपनीज का स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे अब याद करो आप लोग जब उसमें थे 11th क्लास में, तो आपका वो नेट प्रॉफिट आता था, अब उसको कहाँ पे ऐड करते थे, बैलेंस शीट में, कहाँ पे, कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया करते थे, यही करते थे ना हम लोग। बट मैंने कहा यहाँ पे कंपनी ऐसा नहीं करती, कंपनी है साफ सुथरी बंदी। अब इसका मतलब क्या है, ये हर चीज़ को एकदम जचा जचा के सारी चीज़ें, मतलब लड़कों वाली हरकत नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ। चलो, तो मैंने कहा अब कंपनी क्या करती है, कंपनी अलग बाइफर्केशन करके रखती है कि उसकी शेयर कैपिटल अलग और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस भी अलग दिखने चाहिए। यानी अब जो उसका P&L का नेट प्रॉफिट भी आता है ना, उसके लिए भी वो एक सेपरेट हेड बना के रखती है और कहती है मैंने देख लो इस पूरे लाइफ टाइम में इतना पैसा कमाया भाई साहब। वो अपना P&L जितने भी प्रॉफिट्स आती होगी जो उसने संभाल के यहाँ पे कंपनी में रखे होंगे, तब तो वो कैपिटल में ऐड करके पड़े रहते थे। बट आज क्या होता है, अलग से एक बैलेंस बन के पड़ा रहता है। अब कभी भी बंदा देखना चाहे तो इसने अपनी लाइफ टाइम में कितने प्रॉफिट्स कमाए, क्या वो देख सकता है क्या? हाँ सर, कैसे? क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में जाएंगे और देखेंगे P&L का बैलेंस कितना है, इतना है। मैंने कहा अच्छा, इतने अपने जो प्रॉफिट्स कमाए हुए प्रॉफिट्स है इतने उसने संभाल के अभी भी रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात, क्लियर हुई के बात। चलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं सरप्लस का क्या होता है, P&L का बैलेंस। सर सारी कंपनियां क्या प्रॉफिट ही कमाती हैं क्या, कुछ लॉस नहीं कमाती क्या? कमाती है। मैंने कहा अगर P&L का बैलेंस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव है तो, पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही जगह है यहाँ पे। बट अब पॉजिटिव होगा तो प्लस करोगे, नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली यू विल माइनस इट, ठीक है। चलो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस P&L का बैलेंस, ठीक है। प्लस माइनस लिखने का कारण क्यों हो गया कि प्रॉफिट हुआ तो ऐड और लॉस हुआ तो माइनस। तो मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ।
चलो SHF आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को? अगले पे चलते हैं, आ जाओ। शेयर होल्डर फंड का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हो गया, आ जाओ इनडायरेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, प्लीज फोकस। अब इनडायरेक्ट फॉर्मूले में क्या आएगा, मैंने कहा अब ये ऊपर वाली इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि हमें पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी है। तो कभी कभी क्वेश्चन हमारे साथ गेम प्ले पता है कैसे कर सकता है, कहेगा भाई साहब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी तो एक ही है, वो आपको दे देगा क्वेश्चन में, और कहेगा और आपको बची हुई दो चीजें और बता देगा, नॉन करंट लायबिलिटी भी बता देगा और करंट लायबिलिटी भी बता देगा। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी जो भी गिवन है उसमें से माइनस क्या करोगे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अभी मैं इसके एक एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन और यहीं पे एग्जांपल बना के एग्जांपल करेंगे, है ना। तो आप ये स्मार्ट वर्क है और कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशन लगाई जो मैथ्स की इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू निकालो भाई साहब। बट अब बच्चा दिमाग लगवाता क्या करना है क्या नहीं करना, बट हमने हर चीज़ को एक सिस्टमैटिकली चलते गए हैं। स्टार्टिंग में बैलेंस शीट ऐसे नहीं रटवाई, इसलिए रटवाई है कि आपको पता होगा ये एनसीएल दे रखा है, ये रहा कि हमने वहाँ पे पढ़ा है, आपको पता होगा ये सीएल दे रखा है, क्यों दे रखा है आप तभी हिंट लगा लेना भाई साहब कि ये बंदा हमारे साथ गेम प्ले कर रहा है, कह रहा है शेयर होल्डर फंड निकालना तो है, क्योंकि आपको वो फॉर्मूला देगा शेयर होल्डर फंड निकालने वाला, आपको उस फॉर्मूले में शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा, बट आपको शेयर होल्डर फंड नहीं देगा। फिर क्या देगा, दुनिया भर की चीज़ें दे देगा, ना ही उसके कंपोनेंट देगा, फिर क्या दे देगा, एनसीएल भी दे देगा और भी दे देगा, और वहाँ पे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट सारे लिख के दे देगा। अभी करवाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट एसेट का पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। सर टोटल एसेट या फिर टोटल लायबिलिटी, जो मर्जी दे रखा हो, ना दे रखा हो तो निकाल लेना, निकालने का टेक्निक दे रखी होगी, ठीक है। और माइनस कर दोगे उसमें से क्या क्या, जल्दी बोलो। मैंने कहा एनसीएल और सीएल तो शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा क्या, तो क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलो मजा मा बिल्कुल। चलो अब एग्जाम्पल बनाते हैं, आ जाओ, और एग्जाम्पल समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपके आगे एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं कुछ आइटम्स दे रहा हूँ एंड वी हैव टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखना क्या क्या बोला मैंने, मैंने आपको दे दिए प्लांट एंड मशीनरी दे दी, मैंने आपको क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, WIP लिख दूँ, कैपिटल WIP। मैंने आपको इंटेंजिबल एसेट्स दे दिए, ठीक है, और क्या दे दूँ, और मैंने आपको करंट एसेट्स लिख दिए। सर कितने के, मैंने कहा ये 500 के, 600 का, 1000। ओ प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट आपके हो गए 200, 100 के ले लेते हैं, चलो 100 के ये हो गए, और करंट एसेट हो गए आपके 300 के ले लेते हैं, ये लो जी, ठीक है। अरे अभी डैश डूश नहीं लगाना, ये तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और मैं साथ में आपको लिख देता हूँ, आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और बैंक लोन, और 9% डिबेंचर। पचास, 100 और 100 ही ले लेते हैं यार, ठीक है। चलो यहाँ तक डन हुआ। इसके बाद सुनना, मैंने आपको साथ में एक चीज़ और लिख के दे दी, ₹150 की, ये लो जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो वैसे तो इनडायरेक्ट मेथड में लिखा तो अब तो तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा, पता नहीं, लेकिन पेपर में आ जाता है तो तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता फिर, है ना, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला पड़ा, अभी तो सबका दिमाग चल रहा है करना क्या है। कोई बता सकता है किसी का ऐसा कोई जिसका अभी भी ना लग रहा हो तो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां से तुम्हारी आज क्लैरिटी डेवलप होगी, उसके बाद क्लैरिटी डेवलप नहीं, फिर तो देखो मैं लिख देता हूँ। ऑब्वियसली वी हैव टू कैलकुलेट, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कैलकुलेट नाइस। चलो
तो मैंने कहा कैलकुलेट क्या करना है, शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना। प्लीज कैलकुलेट कैसे करेंगे, सारे एसेट दिख रहे हैं क्या? एक बात बताओ, ये जो एसेट का हेड है, एक बार थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाते हैं ना यार, ऐसे नहीं चलेंगे। मैंने कहा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मेरे पास ये जो ऊपर के एसेट दे रखे हैं कौन से हैं, ये एनसीए है क्या? हाँ सर। और अगर मैं ये देखूं तो ये क्या है, ये तो है ही सीए। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, टोटल एसेट आ जाएगा। और मैंने यही बोला था फॉर्मूला में, अगर आपको टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी डायरेक्ट दे रखा हो या उसको कैलकुलेट करने का हिंट दे रखा हो, तो फिर आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इनडायरेक्ट मेथड का लगा लेना। डन। अब टोटल एसेट आ गए, उसमें से आप देखो नीचे क्या दे रखा है, ये तीन चीजें कौन सी दे रखी है, जरा देख के बताओ ये क्या है। नॉन करंट लायबिलिटी है क्या? याद करो नॉन करंट लायबिलिटी का क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बोरिंग्स के अंदर बैंक लोन और डिबेंचर ही लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो ढंग से वही आता है, ठीक है। तो बैंक लोन और डिबेंचर और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गया, अदर है नहीं, छोड़ दिया ना ना, कुछ नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो यहां क्या लिखोगे आप, नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद आप यहां पे आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला वही फिट होने वाला बन गया क्या ऊपर, टोटल एसेट निकल गया, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी उड़ा देंगे और करंट लायबिलिटी उड़ा देंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, शेयर होल्डर फंड पे। चलो जी निकाल देते हैं फटाफट से, बचा ही क्या है अब तो, है ना। निकाल लो अपने आप, निकाल लो, क्या ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। निकाल दिया हो तो लड़की ने वैसे ही, तो 500 600 1100 1100 100 100 1200 1200 और 300 माइनस 300 ऐड कर देंगे तो 1500। 1500 के साथ अब 1500 में से आप कितना माइनस कर दो, 250 500 300 400, 250 में से 400 माइनस कर दो तो हाँ जो भी है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ हाँ चलो आगे बात समझ में, कोई डाउट परेशानी समस्या तो यही पूछ लो। अब सर बेस बन गया है, मेरे को बस बेस समझाना था एक्चुअली, अब तो इसके बाद मैं इतनी मेहनत नहीं करवाने वाला, अब तो मैं अगले हेड के लिए। आज एक बात बताओ, अब मेरे को आप लोग आंसर करना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, प्लीज़ अपने दिमाग में आंसर 1 मिनट दूंगा सोचने के लिए। मैंने कहा अब सेम ही मुझे इनडायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है, बट किसके लिए, नॉन करंट लायबिलिटी के लिए। बस आराम से अपना सोच लो और अपनी नोटबुक में लिख के रख लो फॉर्मूला। सेम इनडायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है मुझे, किसके लिए, नॉन करंट लायबिलिटी के लिए, जो मैंने शेयर होल्डर फंड के लिए बनाया था। क्वेश्चन समझ में आया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फोकस। बन गया, अच्छा क्या वो नहीं बना, अजीब से बना है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, सबका बन गया। अब देखो मैं फिर भी फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, देख लो क्या करना है। यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट आएगी बताओ जरा, अरे इसी की शिफ्टिंग कर डालते हैं ना, कब बचा ही क्या है, एनसीएल को इधर भेज दो, शेयर होल्डर फंड को इधर ले आओ, यही कर लो। दिमाग लगाना दिमाग लगा लो, नहीं करना तो मैथ्स लगा लो, ठीक है, जैसा मन करे, ठीक है। चलो जी, अब यानी कि लेकिन एनसीएल का खुद भी तो देखना पड़ेगा। एनसीएल का एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो खत्म ही कर दिया हमने, बट एक बारी प्रॉपरली नोट्स में बना के लिख लेते हैं। आ जाओ, एक बार की मेहनत है भाई, उसके बाद तो फिर आराम से बढ़िया रिवीजन हुआ करेगी, 15 मिनट आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज, ठीक है। चलो रिवीजन आने दो, फिर सुबह सुबह बैठ के यही करा करेंगे सत्संग, ठीक है। चलो बढ़िया। तो मैंने कहा पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, शेयर होल्डर फंड। अब मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको सिखाया किस चीज़ का, जल्दी बोलो, नॉन करेंट लाइबिलिटीज का। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सर नॉन करेंट लाइबिलिटीज कैसी होती है? नॉन करेंट लाइबिलिटी का अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या आएगा, जल्दी बताओ। बस कुछ नहीं भाई साहब, बैलेंस शीट का हेड याद कर लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर। ये तो रट्टा ही मार रखा है भाई, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला भी वही है और कुछ नहीं है, तभी हेड याद करवाया है, तभी मैं बोल रहा था ना बैलेंस शीट अच्छे से याद करेंगे, दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन। चलो तो मैंने कहा एनसीएल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एनसीएल इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो सर, लॉन्ग टर्म, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं थोड़ी सी, एलटीबी प्लस एलटीपी
लॉन्ग टर्म प्रोविजन और प्लस अदर, ये बात है, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आने वाला है, मैंने कहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, अब प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना बनाना पड़ेगा सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डायरेक्ट दे रखा तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो दो चीजें को ध्यान रखना, कोई भी लोन हो तो वो आएगा, कोई भी डिबेंचर हो वो आएगा, ठीक है, कोई भी लोन कोई भी डिबेंचर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोन प्लस डिबेंचर। याद रखना सर, प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये क्या होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं सारे नहीं, ऐसे प्लीज प्लीज, मैं इसके लिए हिंट दे रहा हूँ आपके, जस्ट हिंट में काम आ जाएगा, वरना तो इसका मीनिंग समझने जाए तो थोड़ा अलग है, वो भी समझा देता हूँ, अभी क्लियर कर दूंगा, बट पहले इसका हिंट लो और इसको याद करो, ठीक है, कि इसको निपटारा करो, फिर समझना लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते क्या है, आराम से समझा देता हूँ, सुनना। मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए आपके पास हिंट आएगा, और वो हिंट क्या आएगा, कोई भी प्रोविजन किसके लिए बनाओ, या तो एम्प्लॉय के लिए या उसकी रिटायरमेंट के लिए, एम्प्लॉय रिलेटेड या फिर उसकी रिटायरमेंट के रिलेशन में, तो वो जनरली लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा। यानी कि ऐसे लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन इसमें ही आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस यहीं आएगा, सब चीज़ें यहीं पर वो इंक्लूड कर दोगे, रिटायरमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, कमीशन नहीं, ऐसा बोला ना मैंने, दो वर्ड इंक्लूड करे, एम्प्लॉय लिखा होगा या रिटायरमेंट लिखा होगा, ठीक है, या ग्रेचुटी प्लान हो गया, ग्रेचुटी अगर लिखी हुई आ गई, ये सब ग्रेचुटी प्रोविजन होगा, इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ मिलता है तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक बार लॉजिक समझेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन का, कि इसका लॉजिक भी लग जाए, और ये मैं आपको ये भी समझा दूंगा ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है, प्लीज समझना। पहली बात, ये प्रोविजन क्या होते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़े थे क्या 11th क्लास में प्रोविजन, कोई मतलब बता दे तो मजा आ जाए, पढ़ाया तो था लेकिन अब पता नहीं तुम बताओगे। हाँ, हो गया या होने वाला है, होने वाला है, अननोन है, मतलब क्या पता आगे जाके फ्यूचर में अननोन है, नोन नोन है, हो गया है, बट इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं, कोई आदमी किसी और वक्त का, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, कैप्टन अमेरिका, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अच्छा रहने दो, मैंने कहा क्या हुआ, सुनना मेरी बात, मैंने कहा कोई खर्चा जो हो गया है बट इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, किसी अगले फाइनेंशियल ईयर का है, बट उसकी कुछ लिंकेज इस साल से भी बनती थी, कुछ एविडेंसेस इस साल के आखिरी पर थे, 31 मार्च पर थे, तो हम उसका क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। बट अब वो लॉस तो हो गया है, बट उसकी लाइबिलिटी अभी आई है या नहीं आई, दिस इज नॉट नोन। क्या समझ में आया, ये क्या क्या हिल गया दिमाग, है ना, आ जाओ। मैंने कहा सुनना, एक चीज की तो फोर शॉर्ट श्योरिटी है कि भाई साहब पेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी 100% है, पेमेंट करनी है नहीं करनी, करनी है, बट कब करनी है ये नहीं पता। जैसे कि एक मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, ग्रेचुटी की बात करते हैं, ठीक है। अब ग्रेचुटी का कंपनीज क्या करती है, प्रोविजन बुक करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। अब ग्रेचुटी क्या होती है, बेसिकली कोई बंदा 5 साल से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है रैदर देन हिज सैलरी और पे, उससे ऊपर कुछ अमाउंट मिलता है फॉर एज अ ग्रेचुटी कि आपने 5 साल हमारी कंपनी में काम करा, बहुत अच्छी बात है, ओके। अब अगर ग्रेचुटी पेमेंट हो रही है, क्या बोला मैंने, अगर ग्रेचुटी पेमेंट हो रही है, तो आज मेरे पास कोई इंप्लॉय ज्वाइन करता ना, मैं उसकी शक्ल देख के एस्टिमेट लगाता हूँ, ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा ही होता है, मैं उसकी शक्ल देख के एस्टिमेट लगाता हूँ ये कितने साल काम करेगा, 1 साल 2 साल या 5 साल से ऊपर, तो मेरा क्राइटेरिया क्या होता होगा, 5 साल से नीचे काम करेगा, 5 साल से ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा अगर वो 5 साल से ऊपर काम करने वाला है तो मुझे अब एक फ्यूचर में खर्चा दिखाई दिया गया, प्रूडेंस एक्टिव हो गया, फ्यूचर में खर्चा दिखाई दिया, ग्रेचुटी देनी है, पर आज देनी है या 5 साल बाद देनी है, 5 साल बाद देनी है। क्या वो खर्चा अभी मैं उसको लाइबिलिटी बना दूं, क्या मुझे वो आज ही पे करना है क्या, नहीं आज तो पे नहीं करना, तो इसलिए मैं उसका क्या बना देता हूँ, प्रोविजन बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, प्रोविजन बना देता हूँ। बट एक बात बताओ, क्या फोर शॉट देना ही देना है या ये है कि चलो हो सकता है शायद ना भी देना पड़े, है बेटा, वहाँ हम प्रोविजन को रिवर्स कर देते हैं, लेकिन जब हम प्रोविजन बना रहे हैं ना तो ऐसा मान के चलता है फोर शॉट हमारे को यकीन है कि होगा ही होगा, 90% चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि होगा ही होगा,
80% चांसेस, 50% से ऊपर चांसेस हुए ना तो पूरे का पूरा प्रोविजन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स। यहाँ ये जो जजमेंटल बेसिस की अकाउंट्स आती है ना, ये अभी नहीं आएगी, ये फ्यूचर में आएगी। अभी तो तुमने इस लेवल पे तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, अभी तो तुम पता है क्या करते हो, बस हाँ ठीक है रट्टा लगा लिया भाई, ठीक है। अगर फ्यूचर में चल रहे हो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और ये बातें नहीं पता होती भाई, नहीं पता होती, सबको नहीं पता होती। जिन सीए वाले लेवल के बंदों को पता होती है, लेकिन इतनी गारंटी है जितने सीए से रिलेटेड बंदे हैं सबको पता होगी। उसके बाहर के बंदों को थोड़े बहुतों को पता हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं पता होगी जितने एक सीए लेवल के बंदे को पता होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, क्योंकि वो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाएगा दूसरा बंदा, क्योंकि उसने उतना क्लैरिटी के साथ पढ़ा ही नहीं है कभी उस चीज़ को। सब लोग, अब तुमने अकाउंट्स आज तक कैसे पढ़ी है, हमेशा भाई ये डेबिट क्रेडिट और मारा खत्म कहानी, यही है ना। बट एक्चुअली अकाउंट्स ऐसे नहीं चलती भाई, ये तो डेबिट क्रेडिट तो ABCD है। जो असली कहानी है वो तो अलग चीज़ है जो में चलती है ना। लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाने भाई साहब, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये। चलो, तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय से रिलेटेड, कोई भी रिटायरमेंट से रिलेटेड। अब एक बात बताओ, ग्रेचुटी कितने टाइम के बाद की थी? 5 साल के बाद की। फोरशॉट पता था जानी जानी है, लेकिन आज नहीं जानी है, तो इसलिए कोई खर्चा किसी और साल का, तो मैं क्या करूँगा, उसकी प्रोविज़न बुक करूँगा। और प्रोविज़न क्योंकि इसलिए बुक करा, सर रिजर्व क्यों नहीं बनाया, रिजर्व बना लेते। मैंने कहा शायद की बात नहीं है, यहाँ पर पक्का पक्का है देना है, तभी हमने प्रोविज़न बनाया। अगर शायद होता ना कि आएगा या नहीं आएगा, तो मैं स्पेसिफिक रिजर्व बना लेता उसके लिए, जैसे कि हम वर्कमेंस के लिए बनाते हैं। हो सकता है फ्यूचर में किसी को चोट लग जाए, तो एक काम करते हैं, उसका रिजर्व बना के रखना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। बट अगर बात हो गई कि हो सकता है पक्का पक्का किसी को पैसे तो देने ही देने हैं, लाइक रिटायरमेंट करेगा तब देने पड़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंपनी देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म प्रोविजन की तरीके से बुक होते हैं। क्लियर होगी बात? चलो, खामखा लंबा टॉपिक करा, वैसे तो रट्टा मार सकते थे, लेकिन देखो रट्टे में मज़ा नहीं है। ओके, इसके बाद इनडायरेक्ट फॉर्मूले पे तो बात कर ही सकते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल ही है आपका। इनडायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाओ। क्या था ये तो तुमने ही बता दिया था मेरे को, शिफ्ट मार दो बस, और क्या है। तो NCL का फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा, TA ले लो या TL ले लो, ठीक है। आलू ले लो या कांदा ले लो, है ना। TA ले लो या TL ले लो, माइनस कर दो इसमें से SHF और CL, तो क्या आ जाएगा मित्रों, फटाफट से NCL आ जाएगा। जी बात, चलो इसको हाईलाइट भी कर देंगे, छोड़ फिर सबको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और ये था मेरा कॉन्सेप्ट आपके साथ जो डिस्कशन था। अब मैं एक बात बताऊं, आपको कोई भी बैलेंसिंग फिगर एक छोड़ के मिल जाए तो आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से, हम एक्सपर्ट हैं। बट अगर मैं आपके साथ ये कभी डिस्कस ही नहीं करता तो आप पक्का कंफ्यूज ही होते कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे भागते फिर लड़खड़ा जाते। अब नहीं होगे, इस चीज़ को एक बार रिकॉल कर लेना, आज जाते ही घर पे ना बस एक फास्ट फॉरवर्ड में रात को सोते हुए वीडियो देख लेना, ठीक है। उसका कारण क्या होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी गारंटी, ठीक है। ठीक है, ये बेटा ये बहुत अलग तरीका है, ऐसे नहीं समझाएंगे। वो खोल बेटा किताब, रट्टा मार अभी के अभी, ये वाला ऐसे लॉजिक भी तो क्लियर होना चाहिए ना बेटा, ऐसे नहीं होता काम। चलो प्लीज 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 आगे आ जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है, इशू ऑफ शेयर, हाँ खोलते क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री रट्टा मारो फटाफट, ठीक है। ये बढ़िया मेथड होता है, पता नहीं कहाँ से आया ये मेथड, किसने बनाया, ठीक है। मतलब कैसे करेगा बच्चा यार, उसको क्यों नहीं दे रहे हो तुम वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो स्कूल में पढ़ा रहे हो। मैं स्कूल में टीचर हूँ ना, तो मैं बताता हूँ फिर कैसे पढ़ाते हैं, फिर एक बच्चा बाहर ट्यूशन पढ़ के दिखा दे, ठीक है। चलो, हाँ कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही होता है। चलो, टीचर वाले उसको कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है। देखो वहाँ पे उनकी भी गलती नहीं है, ऐसा नहीं उनको नहीं आता है, बट दे डोंट हैव अ पर्सनल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट क्यों, अब 150 बच्चे बैठे हैं, जाना है पढ़ाना है, आता है नहीं आता, ट्यूशन में तो बच्चा पढ़ेगा ही, ठीक है। और उसको मिलनी है 30,000 रुपये सैलरी। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो एन ईगो। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी की बात खत्म हो गई, अब ये हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर कहीं से भी निकल सकती है, इफ एंड बट कुछ भी लगा गए। अब शुरू करते हैं फॉर्मूला की कहानी शुरू। अब फॉर्मूले कैसे रटने हैं ये देखना, फॉर्मूले में अलग, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले मैंने कुछ रटवाया नहीं, मैंने तो कॉन्सेप्ट रटवाया, और इसमें कुछ रटने लायक कुछ था, जो था वो हम पहले से रट के आ चुके हैं बैलेंस शीट के अंदर, अगर आपको याद हो। कुछ एक्स्ट्रा बस थोड़ी डिस्कशन हुई जो समझाया मैंने, और वो एक मेथड की TA = TL होता है, बस। आ जाओ अब चलते हैं फॉर्मूला रटने की तरफ। कौन से रेशोज हैं ये,
सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन से रेशियोज हैं? सॉल्वेंसी। ये कुछ खड़खड़ सी आवाज आई, कहाँ से आई? क्या पीछे से आई ना? किसी में प्रकोप न हो, खामखा प्रकोप सैलेंगे आज मेरा। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। चलो करें आगे स्टार्ट। तो अब रटने फॉर्मूले। गिनती के कितने फॉर्मूले हैं? 5। कितने फॉर्मूले हैं? 5। ठीक है, अब एक एक करके रटते हुए चलते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है इनको रटने का। सबसे पहला, अच्छा, एक मिनट। इस नॉन करंट लायबिलिटी को, तो देखना, मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? नॉन करंट लायबिलिटी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? डेट। क्या बोलते हैं इसको? डेट। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलो। बट अब एक होता है टोटल डेट। मैं ये भी पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद एक ही बार में बस मुमाया सारी चालू करेंगे। बढ़िया, बस यहाँ तक कर देते हैं, यहीं पे आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला और आता है अपने पास टोटल डेट का। सर व्हाट इज टोटल डेट? सर टोटल डेट का मतलब होता है सारे डेट। सारे डेट बोले तो छोटे वाले भी, बड़े वाले भी, शॉर्ट टर्म वाले भी, लॉन्ग टर्म वाले भी। ठीक है, तो मैंने कहा ये होता है इसका फॉर्मूला। शेयर होल्डर फंड इंक्लूड नहीं होता। तो टोटल डेट का मतलब क्या हो गया? छोटे वाले भी, बड़े वाले भी, नॉन करंट लायबिलिटी भी और करंट लायबिलिटी भी। बात खत्म। दोनों को इंक्लूड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल डेट आएगा। बट अब आपको क्वेश्चन में एम पता है क्या होने वाला है? डेट निकालने का। तो अगर आपको डेट निकालने और क्वेश्चन में टोटल डेट दे रखा है तो क्या करेंगे जल्दी बताओ? अगर आपको डेट निकालने का मतलब क्या हो गया? एनसीएल निकालना है आपको। क्या निकालना है? एनसीएल निकालना है। और आपको क्वेश्चन में टोटल डेट भी दे रखा है और करंट लायबिलिटी भी दे रखे हैं। कुछ नहीं भाई साहब, उधर भेज दो और बैलेंसिंग फिगर ले लो। याद रखना, मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम हर चीज़ को लिख के चलेंगे। मैंने कहा एनसीएल अगर मुझे निकालना है बोले तो मेरा डेट निकालना है। याद रखना, टर्मिनोलॉजीज रिमेंबर करनी पड़ेंगी। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। और टोटल डेट का मतलब होता है सारे डेट। सारे डेट बोले तो छोटे वाले भी, बड़े वाले भी, और छोटे वाले बोले तो करंट लायबिलिटी और बड़े वाले बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? चलो, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसके आगे की बात सुनते हैं जरा। अब शुरू करते हैं तांडव। कौन सा? फॉर्मूला का। अब सारे सॉल्वेंसी फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर कॉन्सेप्ट थे, अब नीचे रेशोज आएंगे। ठीक है, अब रेशोज तो बड़े सिंपल है, देखना, जो नाम बोले वही रेशो। पहले दो तो जो नाम बोला वही रेशो है। फिर तीसरे वाले में भी थोड़ा सा है लोचा, सबको समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख भी लेंगे। पहला, डेट टू इक्विटी रेशो। अच्छा, एक चीज और, ऊपर शेयर होल्डर फंड का भी दूसरा नाम क्या होता है? इक्विटी। लो भाई, बच क्या गया? अब फॉर्मूला तो मैंने वैसे ही लिख दिया। डेट टू इक्विटी का मतलब क्या हो गया? 2 को रिप्लेस कर दो डिवाइड के साइन से। 2 को रिप्लेस कर दो। प्लीज सब लोग 2 मिनट बाद आराम से लिखना। पहले एक बार ये समझ गए ना, ये याद करने का मेथड समझ गए तो बात खत्म हो जाएगी। डेट टू इक्विटी का मतलब ये 2 जो साइन बना है ना, ये 2 जो लिखा है, इसको रिप्लेस कर दो डिवाइड से। तो डेट अपॉन में इक्विटी।
और डेट बोले तो कर दिया तूने, वही काम कर दिया। पढ़ो पर डेट बोले तो एनसीएल सिर्फ, डेट बोले तो एनसीएल, डेट बोले तो एनसीएल, याद रखना, ठीक है। और साथ में इक्विटी बोले तो एसएचएफ, इक्विटी बोले तो एसएचएफ। तो हम तो अपनी अलग ही दुनिया बना के चलेंगे भाई साहब। दुनिया कहती है डेट टू इक्विटी, हम पढ़ेंगे एनसीएल अपॉन में एसएचएफ, ठीक है। अब एनसीएल अपॉन एनसीएल निकालना बड़ा आसान, पूरी ट्रिक आती है, दोनों मेथड डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड आते हैं, अभी सीखे, ठीक है। एसएचएफ दोनों मेथड आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोन सा मर्जी दे दो। अब एक बात बताऊं, एक स्पेशल बात होती है यहाँ पे, अगर इसमें इनडायरेक्ट लगवाया तो इसमें डायरेक्ट ही देना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो एक्स की फिगर निकलेगी, समझ गए। चलो बहुत ही बढ़िया, आ गया तो हाँ कुछ नहीं, वो इसीलिए होता है बिकॉज आपको वो समझ नहीं आया हुआ ना वो टर्मिनोलॉजी कि टीएल होगा उसमें से माइनस करना है। दो ही मेथड हो सकते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो सेकंड मेथड, सेकंड क्या है, डेट टू इक्विटी, उसके बाद टोटल एसेट टू डेट। अब बताओ इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, टी ए अपॉन में डेट कर दो, क्योंकि मैंने बोला पहले दो फॉर्मूले में तो टू को रिप्लेस करना है किससे, डिवाइड के साइन से बस। तो टी ए अपॉन में डेट, और डेट बोले तो एनसीएल, तो मैं फॉर्मूला एक और बोल सकता हूं, टी ए अपॉन में एनसीएल। और टी ए की जगह कभी कभी टीएल भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों तो सेम ही होते हैं। टीए की जगह कभी कभी टीएल भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि टीए बोल लो या टीएल बोल लो, बात तो एक ही है। और टीए का मतलब क्या होता है, एनसीए प्लस सीए, और टीएल का मतलब क्या होता है, एनसीएल सीएल और एसएचएफ। क्या बात है, बढ़िया। चलो अगले पे आ जाओ, डेट टू इक्विटी टोटल एसेट टू डेट। अब इसके बाद आता है तीसरा रेशो, इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, ये मीनिंग समझ लिया तो ज्यादा बढ़िया है, लिखवा भी दूंगा यहाँ पर। तीसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशो। ये प्रोप्राइटर कौन होता था भाई, सोल प्रोप्राइटर, ओनर, है ना। यानी कि ये पता है क्या पूछता है, प्रोप्राइटरी रेशो, यानी कि टोटल एसेट में से भाई साहब ये जो प्रोप्राइटर है उसके फंड का कितना रेशो है। और ये प्रोप्राइटर का फंड कौन सा होता है, एसएचएफ। समझ में आई बात, मैं ऐसे लिख भी देता हूं, यहां हिंदी में करके लिख देता हूं, टोटल एसेट में से ओनर फंड का कितना रेशो। तो मैंने बोल दिया क्या, यहां पे टोटल एसेट में से ओनर फंड का कितना रेशो, और ओनर फंड का कितना रेशो जल्दी बोलो। और वो रेशो कैसे निकलता है, टोटल एसेट नीचे रखो, ऊपर ओनर फंड रख दो, और ओनर फंड कुछ नहीं होता, शेयर होल्डर फंड होता है, एसएचएफ होता है। तो फॉर्मूला सिंपल है, मुश्किल है। तो टोटल एसेट भी निकालना आता है, एसएचएफ भी निकालना आता है, सीख लिया भाई साहब, खत्म हो गई कहानी। बस इसमें ये रेशो है ना, ये थोड़ा परसेंटेज में निकलता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछता है कि कितनी परसेंट है तुम्हारी एसएचएफ आउट ऑफ योर टोटल एसेट, क्योंकि इसका मोटिव ही यही है, तो इसलिए उसको परसेंटेज में निकालना पड़ता है, तभी मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100, ठीक है। चलो तो इसको अलग से याद रखना, एसएचएफ अपॉन में टीए इंटू 100। कोई डाउट इस फॉर्मूले में। चलो कौन बोलता है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं होते, करने की जरूरत पड़ रही है याद, अपने आप ही समझ में आ रहा है, लॉजिकली बना बना के, दो तो फॉर्मूले अपने आप ही खुद में ही बने हुए हैं, ऊपर वाले वैसे ही लॉजिकल थे, ठीक है। चलो फोर्थ पे चलते हैं। अब फोर्थ से पहले रुक जाओ, कॉन्सेप्ट चेंज होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, ठीक है। ये अभी तक हमने किसकी बात वार्तालाप करी थी, जल्दी देखो, बैलेंस शीट की। अब वार्तालाप फॉर्मूले डाइवर्ट हो जाते हैं पीएनएल की तरफ, ठीक है। अब पीएनएल भी कौन सा, लेकिन यहाँ पे एक बनती है इनकम स्टेटमेंट। आपने अपनी बिजनेस स्टडीज में एक इनकम स्टेटमेंट करी होगी, याद रखना, वो याद है, वो लास्ट वाले में ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते थे, ईबीटी आता है, उसके बाद ईबीटी में से आपका टैक्स माइनस करते थे, फिर वो क्या आता था, ईएटी आता था। अबे गधो, अभी तक नहीं पढ़ाई करी तुमने, 11th क्लास में भी था नहीं, 12th में है, 12th में है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है तुम्हारा, हाँ बिजनेस स्टडीज में है यार, अभी पढ़ोगे देखना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पहले पढ़ा देता हूँ और बताओ, वहाँ तुमने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तुमने। चलो चलो, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला समाप्त हो जाते हैं, किसकी बदौलत? ऊपर वाले फॉर्मूलों की बदौलत, ठीक है। अब दूसरा, एक सेकंड, अब कॉन्सेप्ट आएगा, दोबारा कॉन्सेप्ट, जहां कॉन्सेप्ट लिखा वहां पे क्या करना है? समझना है, रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और ये वैसे भी इतनी लॉजिकल चीज कराऊंगा कि वो उसमें रटने की जरूरत पड़ेगी भी। क्या लिखेंगे? इनकम स्टेटमेंट। सर ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका जो प्रॉफिट्स आपने कमाए उसकी एक स्टेटमेंट बना के आप दिखा रहे हो। और मैंने कहा सबसे पहले जो आप प्रॉफिट्स कमाते हो तो आपने कमाया सबसे पहले EBIT, मैं लिख लेता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। पूरा लिख देता हूं फिर शॉर्ट फॉर्म करूंगा यार, अभी तो हम बड़े बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं। क्या होगा भाई साहब? मुस्कुरा। चलो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग EBIT। क्या बोलते हैं? EBIT। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अगला आएगा आपके पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के साथ आप इसमें से अब आपको आगे बढ़ना है तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स करोगे। इंटरेस्ट पेमेंट्स किसको करी जाती है? ओनर्स फंड को, सॉरी डेट फंड्स को, बोरोवर्स को। बोरोड फंड जो होते हैं उन पर ही तो इंटरेस्ट पेमेंट होती है ना। तो अब सबसे पहले चुकाया किसका होता है? बोरोड फंड का। उसके बाद किसका चुकाया होता है? जल्दी बोलो। गवर्नमेंट का। और उसके बाद किसका हिसाब किताब होता है? ओनर्स का, कि चल भाई अब तू भी रख ले थोड़े बहुत पैसे। आगे बात समझ? तो सबसे पहले किसको पैसे? ऑब्वियसली ये फिक्स है, ऐसा ही होता है, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो मैंने बिजनेस ओपन करा और मैंने 2 तरीके से पैसा लगाया। एक तो मैंने अपना पैसा लगाया और एक मैंने 10 लाख रुपए का लोन लेके पैसा लगाया। अब 10 लाख का जो लोन ले रखा है उस पर तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? पहले अपना पैसा निकालूं या पहले इंटरेस्ट पे करूं? पहले इंटरेस्ट पे, वरना सारे एसेट सीज करने आ जाएगा भाई साहब वो, ठीक है, या क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर देगा हमारी। तो पहले इंटरेस्ट पे करते हैं। इसलिए मैंने बोला अब जो इंटरेस्ट पे करने से पहले प्रॉफिट बचता है हमारे पास, जो सारे ऑपरेटिंग वाले खर्चे निकालने के बाद, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, पता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। ये काम आने वाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसलिए बोला, ठीक है। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे ना जब, तब वहां पे काम आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा EBIT आया। अब EBIT में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे इंटरेस्ट वालों को। चलो भाई इंटरेस्ट वालों पैसे लेके जाओ, डेट वालों को ये लो जी, माइनस करते हैं यहां से क्या? इंटरेस्ट। कर दिया माइनस इंटरेस्ट, ये लो जी। अब इंटरेस्ट समझाने की जरूरत तो नहीं होगी। अब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो पैसा बच के आया उसको क्या बोलूं? अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। बस कुछ नहीं, इसको रिमूव कर दे भाई, काम हो जाएगा, है ना। ये जो इंटरेस्ट है इसको हटा दो यहां से, क्योंकि पे कर दिया ना। तो क्या बचा? अब मैं EBT लिख रहा हूं, अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, वो उससे में से शॉर्ट फॉर्म मारते रहना, ठीक है। इतनी मेहनत थोड़ी। चलो EBT आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे? किसका हिसाब किताब होगा? जल्दी बोलो। अपना या टैक्स का? भाई टैक्स पे करना पड़ेगा भाई, जो कमाते हैं हम उस पर पहले टैक्स पे करते हैं, फिर हमारा बनता है वो। जो भी टैक्स पे करा किस पे करोगे? EBT के ऊपर ही करोगे, है ना। सर ये कुछ जानी पहचानी सी चीज लग रही है। अभी जो स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ा था वही तो है, बस थोड़ा सा अलग मिजाज में है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो बिल्कुल EAT आ जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस आ जाएगा। अब जो अपना आ गया उसमें से सबसे पहले किसको देंगे? जल्दी बोलो। ओनर्स को देंगे। अब ऑब्वियसली सबसे पहले क्या उन्हीं का है, बट उन दोनों में 2 तरीके के ओनर है, अगर आपको याद हो, प्रेफरेंस वाला और नॉर्मल वाला। तो पहले प्रेफरेंस वाला है ही वो प्रेफरेंस वाला इसलिए क्योंकि उसको प्रेफरेंस है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। चलो तो मैंने कहा बात खत्म करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं इसको। पहले माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद माइनस कर देंगे इक्विटी डिविडेंड। और एक बात और बताऊं, इक्विटी डिविडेंड 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका इंटरिम
और एक होता है प्रोपोज्ड। अभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होने वाली, मैं सिर्फ नाम लिख के छोड़ रहा हूँ। करूँगा चर्चा, डिटेल में करूँगा, विस्तार में करूँगा, इतनी बड़ी समरी बना के करूँगा कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, पूरी एक क्लास लगेगी इसके ऊपर। तो इसलिए मैंने कहा क्यों खामगा अभी टाइम पास करना, बस अभी प्रपोज और इंटरिम। ठीक है, दे दिया? हाँ सर दे दिया। ये कुछ गड़बड़ करी है ना, नीचे से दो आएंगे ना। ये लो, करेंगे ना माइनस, दोनों माइनस करेंगे। दोनों माइनस करने के बाद जो बच गया वो क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे इसको? चलो जी, ये लो, बच गया। ये था तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट। अब ये क्यों पढ़ाई? क्योंकि अगला फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है भाई। चलो देखना, नहीं अभी बस नहीं, ये पूरा मेथड खत्म करा के भेजूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन वगैरह करने हैं। ठीक है, बस दो फॉर्मूले, दो, ओनली 2 फॉर्मूलाज। ठीक है, सब इसी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। चलो सुनो मैंने कहा थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा क्या? फोर्थ। चलो, मैंने कहा फॉर्मूला का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर ये इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या कहता क्या है? अगर इसका जो बोलता है ये समझ में आ गया ना, फॉर्मूला अपने आप बना लोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कौन कवर करता होगा हमारे इंटरेस्ट को? इनकम। बहुत बढ़िया, लॉजिकल माइंड लगाया कि सर हमारी जो इनकम है क्या वो हमारे इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही? शेयर होल्डर का सवाल होगा। और अगर हमारी इनकम हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है तो कितना कर पा रही है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितने टाइम? दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो लिख दूं यहां पर कि हमारी इनकम फिक्स्ड इंटरेस्ट को कितने टाइम पे कर सकती है? क्लियर है क्या? मैंने कहा हमारी जो इनकम है उसमें से हमारा इंटरेस्ट कितनी बार पे हो सकता है। एक एग्जांपल दूं आपको, मैं मिटा दूंगा बाद में, इसको लिखना मत। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास मेरी इनकम है कितनी? 1 लाख रुपए। ठीक है, इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए। मेरा फिक्स इंटरेस्ट जाता है कितने का? 50,000 रुपए का। बताओ मेरी इनकम मेरे फिक्स इंटरेस्ट को कितने टाइम कवर कर सकती है? 2 टाइम्स। कैसे निकाला? प्लीज राइट द इक्वेशन, फॉर्मूला लिखो यहाँ पर। 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, यही करा ना, तभी तो 2 आएगा। अब बस बच्चा ना, ये 2 तो बड़ी जल्दी बता दिया तुमने। अब जब फॉर्मूले की बारी है तो पता नहीं सिट्टी बिट्टी गोल। ठीक है, अब एक बात लॉजिकल सोच के देखना, ये जो मैंने 1 लाख रुपए लिखे हैं, क्या इसके अंदर ये फिक्स्ड इंटरेस्ट माइनस हो रखा होगा या नहीं माइनस हो रखा होगा? तभी तो कर रहे हैं, तभी तो बोलेंगे ना कि 2 टाइम कवर हो सकता है, एक इस बार वाला और एक अगली बार वाला, ऐसा बोलेंगे ना। बट अगर इसमें से एक बार वाला माइनस हो रखा होता तो एक बार और का ही एडजस्ट हो सकता है। तो अब एक बात सोच के देखो, इस इनकम स्टेटमेंट में से आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए आप कौन सा प्रॉफिट लेने वाले हो? ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी या अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? मेरा सवाल आपसे, सबके दिल से आवाज निकल के आई है क्या? ईबीआईटी बस। ठीक है, दिल दिमाग जैसे भी बोल लो, मैंने कहा निकल के वही आवाज आनी चाहिए कि ईबीआईटी आएगा। बिकॉज भाई साहब उसके अंदर इंटरेस्ट माइनस अभी नहीं हुआ है, और हमें चाहिए भी क्या? जिसमें से माइनस नहीं हुआ, क्योंकि हम यही तो चेक करना चाहते हैं कि इस बार वाले का मिला के हमारा जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकता है। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला आपके सामने है सर,
इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आईसीआर बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। आईसीआर का मतलब क्या हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, कि मैंने कहा ईबीआईटी अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट अपॉन में। अब प्लीज 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 ध्यान से सुनना, पर क्वेश्चन इतना सीधा तो होने नहीं वाला। चलेगा सीधा ना भाई, आज तक कभी कोई सीधा ना चल पाया, ये कहाँ से चलेगा, है ना। ये ईबीआईटी तुम्हें सीधे सीधे लिख के दे देगा तो फिर बात ही क्या है, फिर ये इनकम स्टेटमेंट पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ती, है ना। बट अब ये आपको 2 स्टेप लेवल पे टेस्ट करता है। पहला लेवल ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ईबीटी गिवन दे देगा और कहेगा ईबीआईटी निकाल लो। बताओ कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट प्लस कर दो, रिवर्सल चले जाओ, ऊपर जाना है प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यानी कि अगर आपको ईबीटी दे रखा है और आपको कहाँ जाना है, ईबीआईटी पे जाना है, इंटरेस्ट ऐड कर दो। यानी कि केस सिनेरियो नंबर 1, केस 1, क्या कह रहे हो, भौकाल मच गया, दिमाग खराब हो गया है सर? कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहा है, हमारे ऊपर निकाल रहे हो, अच्छी बात है। चल ध्यान से सुनना, मैंने कहा केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है हमारे को, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ईबीटी इज गिवन। यस यस, कौन सा है, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट ही है, वो सेम है दोनों, समझ गया ना। हाँ चलो, मैंने कहा अभी प्लीज प्लीज बैक टू फोकस, इधर आओ। मैंने कहा क्वेश्चन सीधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें देगा, और उल्टी सीधी चीजें देने का मतलब ईबीआईटी सीधे रास्ते से तो दे नहीं देगा, दे देता तो बात ही क्या थी। पर तभी इनकम स्टेटमेंट पढ़ाई मैंने कहा 2 लेवल पे टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग नंबर 1, इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये है टेस्टिंग लेवल नंबर 1, और लेवल सबके निकलेंगे, है ना। लेवल नंबर 1 और टेस्टिंग लेवल नंबर 2। जैसी लेवल बड़ा होता है कठिनाई भी बड़ी हो जाती है। ये हो गया लेवल नंबर 2। ये लो जी, कोई भी डाउट परेशानी समस्या, अपना मैटर यहीं तक निपटारा हो जाएगा। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एक लेवल 1 के हिसाब से, एक लेवल 2 के हिसाब से। गलती से क्वेश्चन ने, अगर ये लेवल 1 तो वैसे बहुत ईजी है, इंटरेस्ट निकाल रखा होगा, वही तो नीचे डिवाइड में डालना है, वही ऊपर जाना है, तो मैंने कहा एक बार निकालना पड़ेगा, मैंने कहा उसी को ऐड मार देना, बस बात खत्म। दोनों के एग्जाम्पल करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, ईबीटी इज गिवन, अब अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस है बट इंटरेस्ट नहीं है ना। तो मैंने कहा अगर ईबीटी गिवन है तो आपको क्या निकालना है मित्रों, जल्दी बोलो। हमें तो निकालना है सर ईबीआईटी निकालना है। तो मैंने कहा ईबीआईटी इज इक्वल्स टू ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। आओ मित्रों एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा ईबीटी कितने का दे दिया मैंने आपको, 1 लाख रुपीस का, और मैंने आपको साथ में लिख के दिया वी हैव 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 5 lakhs, ठीक है, एंड कैलकुलेट ईबीआईटी। बताओ जी सर ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पहला सवाल तो यहाँ पे भी आ जाता है कहीं ना कहीं तो, है ना। बट इंटरेस्ट निकालना बहुत सिंपल है सर। ये हमारे को इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज दे रखी होती है, दिस इज योर कूपन रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बेसिकली। इसको आप किसके ऊपर लगा दोगे, लोन के ऊपर लगा दो तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल जाएगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलेगा, ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस। सबसे पहले निपटारा तो इसी का करें ना, क्योंकि यही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा, मैंने कहा 5 lakhs, उस पे 9% बोले तो 45,000। डन होगी बात यहाँ तक। चलो इसके बाद अब ईबीटी निकालना है, सॉरी ईबीआईटी निकालना है। तो ईबीआईटी के लिए तो बस सिंपल है, आप क्या करेंगे जल्दी बोलो। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू ईबीटी प्लस इंटरेस्ट, कितना आएगा 1 लाख। ये 1 लाख था और ये 40,
और ये कितना आ गया 1,45,000। सर अगर मैं आपसे बोलूं ICR निकालो यहीं पर ही, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अभी तो बताया था, ठीक है। ICR निकालो यहीं के यहीं, तो क्या होता है EBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट, भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट वही है, कैलकुलेट करा है, तो मैंने कहा 1,45,000 EBIT डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा, कर लेना इसको डिवाइड करके, जो भी आंसर आए अपना आंसर लिख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, एक सवाल और आगे चलते हैं, ठीक है। एक काम करूँगा, हैवी लग रहा है तो बस ये केस नंबर 2 करवा के छुट्टी कर दूंगा, केस नंबर 2 करवा, ठीक है, केस नंबर 2, ठीक है। देखा इस टाइम कितना कंफर्ट होता है, जब मन कर गया ना, जिस दिन जोश चढ़ गया आज खींच देंगे, ठीक है, वो वाली बात होती है। अब जिस दिन नहीं चढ़ा उस दिन चल कोई नहीं, चले जाओ यार कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस टाइम में कंफर्ट है अपने पास कि हम बैठ सकते हैं, बट उसमें क्या होता है ऑप्शन वो है ना, ऐसा पीटूंगा ना 8:30 बजे तक बात हो रही है, उठे मत जाइए बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात हो गई क्या बड़ा हुआ है, बता दे अगला केस क्या है। अगर तूने देख नीचे इसकी नजर तभी के तभी घूम, अब तो देख लिया, अब पढ़, चलो ठीक है। अरे भाई तुम्हारे भले के लिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, क्या दिक्कत है, नहीं तो मेरे को क्या है, मैं क्यों खामगा गला फाड़ी जाऊँ बेकार में, बैठो आराम से। मेरा टाइम हो गया, 1 घंटे की बात थी, 1 घंटे में निकल जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं ना, बैठे हैं काम करेंगे, कैसी दिक्कत है। चलो केस नंबर 2, आधा घंटा और खींच सकता हूँ वैसे भी मैं, ठीक है, चाहूँ तो, बट नहीं चाहूँगा, दिख रही है शक्ल सबकी, आउट ऑफ जोन हो चुके हो, ठीक है। केस नंबर 2 मैंने कहा EAT दे रखा है, मतलब लेवल कौन सा है, लेवल नंबर 2। अब ध्यान से बताओ जरा, कैसे कैसे कहाँ पहुँचना है हमने, हम खड़े कहाँ हैं, यहाँ खड़े हैं, और जाना कहाँ है, क्या खुना, यहाँ जाना है, दोनों प्लस कर दो। बट इतना सीधा होता तो बात ही क्या थी, है ना, इतना सीधा ही तो नहीं है, ये टैक्स का अमाउंट नहीं देता है निकम्मा, टैक्स का रेट दे देता है, ठीक है, टैक्स का अमाउंट भी देता तो प्लस कर देते, बड़े आसानी से पहुंच जाते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें मैथ्स आती है, हमने थोड़ी बहुत तो सीखी है बचपन में, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। चलो जी, तो वैसे मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, फिर मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, जिसका मन करे रटने का वो रट के निकल जा, मतलब रट के रुक जाना, और अगर ना हो तो समझ लेना, मैं समझाने का काम भी करवा देता हूँ, देखना प्लीज। EAT दे रखा है आपको, EAT इज गिवन, सर EAT जो गिवन है इसके अंदर आप कैसे निकालोगे, अब आपको निकालना तो खैर EBIT ही है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब लेवल 2 की डिफिकल्टी को पहले लेवल 1 की डिफिकल्टी पे लेके जाओ, यानी कि सबसे पहले EAT को क्या बनाओ, EBT बनाओ, है ना। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स कैसे बनाया जाए, मैंने कहा किसी भी चीज़ को बिफोर टैक्स बनाना ना, तो अपॉन डिवाइड कर दो उसको 1 - T से। सर एक बार दिखाता हूँ, यानी कि EAT दे रखा है, इसको डिवाइड कर दो 1 - टैक्स रेट से, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, EBT पे पहुँच जाएगा। कहाँ पे पहुँच जाएगा, EBT पे। अभी लॉजिकली समझाता हूँ, एक एग्जांपल करके सिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा, फॉर्मूला देखना पहले। अब EBT पे आ गए, अब EBT के बाद से तो फिर वही है, EBT प्लस इंटरेस्ट, ये लो जी। तो EAT, हाँ नहीं वही तो लिखूंगा और क्या करूँगा, क्या हो गया भाई, कौन है, तुमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली ना इसलिए हो गई लग रहा है ना, अंदर से बैठे बड़े शिद्दतें मार रहे हो, अरे फट जाओ कुछ तो फट भाई, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया ठीक है